हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो है केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन can be represented by chemical equation, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? केमिकल इक्वेशन के द्वारा। इन शॉर्ट, केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पे एक रिएक्शन देखी है। व्हेन अ मैग्नीशियम ribbon is burned in air. Air means what? Oxygen. It gives us magnesium ऑक्साइड, ठीक है। अब ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे बताई। तो ये केमिकल रिएक्शन को इस तरह से बताना थोड़ा बड़ा हो जाता है, इट्स क्वाइट लॉन्ग। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, ये प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब ये है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको और भी कंसाइज करने के लिए, इसको और छोटा करने के लिए हम इनके सिंबल के फॉर्म में इनको लिख देते हैं। तो केमिकल इक्वेशन, दिस रिटन केमिकल इक्वेशन वुड बी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, प्लस ऑक्सीजन का होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा MgO। तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमने 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता। दैट इज कि नंबर ऑफ मास प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट हैज़ टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मास प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ मास होंगे सब्सटेंस के, उतने ही नंबर ऑफ मास सब्सटेंस के होने चाहिए किसमें? रिएक्टेंट में। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आयरन की रिएक्शन वाटर से होती है तो क्या मिलता है? Fe3O4
प्लस H2 गैस निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है एलिमेंट्स के, क्या उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी हैं एलिमेंट्स के, ये हमें क्या करना है, देखना है। और अगर नहीं है तो उनको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्टेंट में आयरन के कितने एटम हैं, 1, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए इन सबको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट फिर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। ठीक है, इस एलिमेंट के कितने कितने एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं और कितने प्रोडक्ट में। सो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को जब हम बैलेंस करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में करने का मतलब ये होता है कि जो भी हम बैलेंसिंग के दौरान, जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उस दौरान जो भी हम चेंजेस करेंगे वो इस ब्रैकेट के बाहर करेंगे, इसके अंदर हम नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें ओ को बैलेंस करने के लिए इसकी संख्या, इसके नंबर्स को बढ़ाना पड़ रहा है तो हम उसको डायरेक्ट ओ पे नहीं लगा सकते। जो भी हम नंबर्स बढ़ाएंगे घटाएंगे वो ब्रैकेट के पहले या ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आयरन कितने हैं रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ आयरन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज 1। ओके, नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट इज 3। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट 2। number of hydrogen atom present in product is 2 also. Next, number of oxygen atom present in reactant is 1 and number of oxygen atoms present in product is 4. ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। ये तो आयरन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3, ये भी अनबैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन बैलेंस है अभी, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 और 4। तो सबसे पहले हम उस एटम्स को, उस नंबर को बैलेंस करेंगे जो सबसे ज़्यादा है, मतलब जो चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे वो रिएक्टेंट में। यहाँ पे सबसे नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, कितने 4, किसमें, प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 है तो रिएक्टेंट में भी इसको बैलेंस करने के लिए इसका 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, 4 4 4। ठीक है, अब इस 4 को हम कहाँ पे लगाएंगे, अब हम डायरेक्ट तो ऐसे नहीं लगा सकते कि H2 और O2 कर दें। ठीक है, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो ब्रैकेट के बाहर करेंगे। तो हम इस 4 को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 4 को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब जब ये 4 यहाँ लग गया तो ये ओनली ऑक्सीजन पे काउंट नहीं होगा, ये ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन पे भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होगा। तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 4 हो गए और हाइड्रोजन क्या हो गए, हाइड्रोजन भी बढ़ गए। तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो 2 × 4 इसमें भी करना पड़ेगा, तो 2 4 जा 8। अब हाइड्रोजन क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज 8, वाइल प्रोडक्ट में कितने हैं अभी, 2। तो अब हमारा हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया, जिसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे रिएक्टेंट में 4 का मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन में, तो हम प्रोडक्ट में भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट में। तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, ये भी बैलेंस हो गया 8 और 8। तो ये 4 हम कहाँ पे लगाएंगे एज अ कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 4 जा 8। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन। ओके,
है ना। नेक्स्ट है आयरन, ठीक है। अब उसी तरह आयरन में क्या है, आयरन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन प्रोडक्ट इज 3 वाइल रिएक्टेंट में 1, तो इसका भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये 3 हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो अभी हमने इसके पहले लिखा। अब ये क्या है कि ये केमिकल इक्वेशन थोड़ी बड़ी थी, इसलिए हमको टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम छोटी छोटी रिएक्शन होती हैं जिसे हम डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमने अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल लिया था, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द एयर इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने डायरेक्ट लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट गिव्स अस MgO। इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड? नो, दिस इज नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज 1, प्रोडक्ट में भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज 2 वाइल प्रोडक्ट में कितने हैं 1 ही है। ठीक है, अब हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इस पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी किसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, इसमें रिएक्टेंट में 2 है तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिए ऑक्सीजन में, तो क्या हो गया 2। अब हम 2 को डायरेक्ट Mg पे तो लगाए नहीं है कि सॉरी ऑक्सीजन पे तो लगाया नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन बस बढ़ गया। अब क्योंकि ये 2 यहाँ पे लगा है तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ Mg के लिए भी, मैग्नीशियम के लिए भी काउंट होगा। तो यहाँ पे अब मैग्नीशियम कितने हो गए 2, जबकि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितने हैं 1, तो यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, तो हो गया 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, यानी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के साथ साथ जो केमिकल इक्वेशन है वो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी कंपाउंड या एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट के बारे में भी बताती है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स uses of symbols of substance of reactant and product with mention of फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट को उनके सिंबल्स में हम मेंशन करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले होगी सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। ठीक है, सॉलिड को S, लिक्विड को L, गैस को G और एक्वस को AQ। ठीक है, सॉलिड तो समझ में आया, लिक्विड और गैस। एक्वस क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन in which solvent is water। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर। अब सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें किसी चीज़ को डिज़ोल्व किया जाए वो क्या है, सॉल्वेंट, और जिसको डिज़ोल्व किया जा रहा है वो क्या है, सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें वाटर लेते हैं और शुगर। ठीक है, तो वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट,
और शुगर क्या कहलाएगी, सॉल्यूट। ठीक है, वाटर में क्या है, हम शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो वाटर इज सॉल्वेंट जिसमें घोला जा रहा है, और शुगर इज सॉल्यूट जिसको घोला जा रहा है। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन यानी कि वहाँ पे क्या हो गया कि शरबत जो है शुगर का एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, उसी तरह ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, क्या कहलाएगा, एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इनके फिजिकल स्टेट इस रिएक्शन में। यहाँ पे आयरन क्या होगा आपका, सॉलिड, H2O क्या होगा। ठीक है, अब H2O वाटर है तो लिक्विड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो H2 है वो स्टीम के फॉर्म में यूज हो रही है, वाष्प के रूप में। तो यहाँ पे या जो H2O है वो गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे H2O की फिजिकल स्टेट क्या है, गैसियस, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर की तीनों स्टेट होती हैं, सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है, गैस भी होती है। सॉलिड जब वह फ्रोजन होता है तो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब वह लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड, और जब वह स्टीम के फॉर्म में होता है वाटर तो वो गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो है गैसियस फॉर्म में यूज हो रहा है, और ये हो गया आपका सॉलिड, और ये क्या हो गया आपका गैसियस। ठीक है, तो ये क्या हो गई इनकी फिजिकल स्टेट सब्सटेंसेस की। ठीक है, अब कुछ टर्म्स और होते हैं जो केमिकल इक्वेशन में मेंशन किए जाते हैं। जैसे अगर किसी केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर या प्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें बहुत सारी रिएक्शन ऐसी आएंगी जिसमें हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशर की, कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उन सबको हम एरो के ऊपर लिखते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, एरो के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में चर्चा की। तो ये था आपका केमिकल इक्वेशन। धन्यवाद।